Hello and good evening students and welcome back to Global Online Platform. Today we are going to cover literary criticism. So this is our second lecture on this particular unit. So हम आज Longinus and Horace को complete करेंगे. Okay? You can get my lectures at 8 PM. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि दिसंबर एग्जाम में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होता है. इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट क्लोज जो है ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी. एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा जिसे आप इजीली अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. एंड सबसे अच्छी बात इस कोर्स की यह है दैट यू आर गोइंग टू गेट पेपर 1 कंप्लीट कोर्स फॉर फ्री और सेविंग 3600 रुपीज. नाउ मूविंग ऑन, काम की बात करते हैं. ओके, मेन जो आज हम करने वाले हैं, लॉन्जाइनस हम कवर करेंगे और होरास हम कवर करेंगे. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वो मैं बताते चलूँगी, आप ध्यान देते चलिए. ठीक है, लॉन्जाइनस जो है ना उनको कैशियस लॉन्जाइनस भी बोला जाता है. ठीक है, लॉन्जाइनस को कैशियस लॉन्जाइनस भी कहा जाता है. ठीक है, इनका सबसे जो फेमस वर्क है जो आज हम करने वाले हैं वो है ऑन द सबलाइन. हम ऑन द सबलाइन को समझेंगे. बहुत सारे इन्होंने की पॉइंटर्स दिए हैं, वो सारी चीज़ों को याद रखना है. ठीक है, ऑन द सबलाइन को पेरीहप्सिस भी बोला जाता है, पेरीहप्सिस भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि ऑन द सबलाइम का एक अपना ओरिजिनल नाम है जिसको इन इंग्लिश ऑन द सबलाइम वी से. नाउ ऑन द सबलाइम होता क्या है, देखिए, इट सेज दैट एज अ क्वालिटी सबलाइम एज अ क्वालिटी इन लिटरेचर दैट इवोक्स एलिवेटेड एंड ओवरवेलमिंग इमोशंस ऑफन प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ ऑ, रेवरेंस एंड ग्रैंडर इन द रीडर. जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो, बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत अच्छी है, आपने कभी देखी नहीं, तो आपको कैसा लगता है? वाओ, एक सबलाइम फीलिंग आपको आती है, एक इमोशन आता है विच इज़ कॉल्ड सबलाइम, जहाँ पे ना आप ऑ कर रहे हो, वाव कह रहे हो, आप एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि ऐसा आपने अभी तक कभी नहीं देखा. ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड सबलाइम. ओके, सो दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सबलाइम. जब आप किसी चीज़ को, जब इस तरह के इमोशंस आपके अंदर एज अ रीडर आपके अंदर आते हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस, बेसिकली उसके वजह से जो है आप ऐसा कहते हो कि वाह यार ये क्या है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा. बहुत सारी चीज़ों को लेके आप कहोगे. जैसे शाहरुख खान को लेके उनकी एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, उनको लेके लोग कहते हैं कि वाह यार, आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन. तो इस तरह से that actually called sublime. Okay, that actually produce a sense of awe, reverence and grandeur in the reader. ठीक है, ये एक्चुअली वर्क की बात हो रही है तो शाहरुख खान का मैंने बस एग्जाम्पल दिया है. देखिए, ये पर्टिकुलर वर्क है ना, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है जो राइटिंग से रिलेटेड है. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर वर्क का. इमोशनल इम्पैक्ट भी है, एस्थेटिक इम्पैक्ट भी है, रिटोरिक इम्पैक्ट भी है. ओके, सो इसलिए भी जो है लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम बहुत फेमस है. बट आपको ध्यान में क्या रखना है वो मैं बता देती हूँ. देखिए, 5 सोर्सेस उन्होंने बताए. जब भी आप लिखते हो एज अ राइटर, इफ समबडी राइट्स, तो आपको 2-3 चीज़ें, 5 चीज़ें बेसिकली याद रखने की ज़रूरत है जब आप सब्लिमिटी क्रिएट करना चाहते हैं. ऐसा जैसे कि आपके वर्क को देख के बोले कि वाह यार, इट्स टू गुड. पहला है ग्रेट थॉट्स. एक ग्रेट थॉट होना चाहिए. प्रोफाउंड एंड इंसाइटफुल आइडियाज दैट ट्रांसेंड द ऑर्डिनरी. ऑफकोर्स ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर ग्रेट थॉट्स होने चाहिए. आपके विचार में जो है ग्रेटनेस दिखनी चाहिए. ठीक है, वो आपके वर्क पे आप जब लिखोगे तो वो शो होगा. स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए, जैसे स्टरिंग इंटेंस फीलिंग सच एज एक्टेसी और टेरर. डर भी एक्चुअली में सब्लिमिटी क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा. अगर किसी वर्क को, अभी मुझे नहीं पता बट किसी एक गुड़िया पे हॉरर मूवी बनी थी ना, आई डोंट रिमेंबर, बट उससे एक्चुअली में इट्स अ रियली गुड हॉरर मूवी. आपको लगेगा व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. ठीक है,
Then elevated style, the use of elevated language in rhetorical figures. rhetorical figures उन्होंने यूज़ करने के लिए कहा है, सजेस्ट किया है. elevated language, जैसे बहुत सिंपल भाषा में भी जो है इंग्लिश लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, बट आप पिछले जो वर्क देखोगे ना, इतनी खूबसूरती से उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं. तो एक्चुअली में आप एलिवेटेड लैंग्वेज जब यूज़ करते हो तो सब्लिमिटी क्रिएट होती है. फोर्थ है फिगर्स ऑफ थॉट, एम्प्लॉइंग मेटाफर्स आप यूज़ कर रहे हो, कंपैरिजन्स यूज़ कर रहे हो, अदर डिवाइसेस जो भी है, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस आप यूज़ कर रहे हो. तो क्या हो रहा है ना कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी कोई वर्क, जैसे सिंपल वे में आपने कह दिया दैट यू आर ब्यूटीफुल, बट आप जैसे शेक्सपियर कह रहे थे अपने बिलाविड को, वैसे अगर आप कह रहे हो तो मेटाफर यूज़ हो रहा है. जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स यूज़ करते थे, कंसीट यूज़ हो रहा है, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है ना. तो दैट स्टैंड्स फॉर सब्लिमिटी. ओके, फिगर्स ऑफ थॉट्स. नॉबल डिक्शन, आपको वर्ड वोकैबुलरी पे भी फोकस होना चाहिए. आपको पता ना शशि थरूर नोन फॉर वर्ड्स, सॉरी दिस इज शशि थरूर, थशी कर दिया मैंने. ओके, नाउ चॉइस ऑफ एलिवेटेड एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स होनी चाहिए. एलिवेटेड वर्ड्स होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वर्ड्स होनी चाहिए. वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ड्स के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ना ताकि आप याद रखो. ठीक है, अब देखिए सब्लिमिटी अगर किसी वर्क में नहीं हो पाती या कि कोई राइटर जो है नहीं अचीव कर पाता, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सजाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फेल हो जाता है, वहाँ पे सब्लिमिटी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि शोज़ आपने बेवजह का सजा दिया है. आप रूम ही डेकोरेट करते हो तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना. ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी अगर हम बात करें तो भी अगर आप एक्सेस किसी चीज़ में करते हो तो थोड़ी और लगने लगती है. बोम्बास्टिक लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा बोम्बास्टिक भड़कीले टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं, इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट कलर्स. हाँ, सो बोम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए. लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी भी नहीं होनी चाहिए. बेसिकली आपके वर्क में ओरिजिनलिटी देखनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. ठीक है, रियलिटी, रीडर को हमेशा वो फील होना चाहिए. तभी जो है ये तीन कारण के वजह से जो है ना कोई भी वर्क जो है सब्लिमिटी अचीव करने से रह जाता है. तो ये ध्यान में रखना है, ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं. और 5 सोर्सेज जो हैं सब्लिमिटी अचीव करने के लिए जो कि लॉन्जाइनस ने सजेस्ट किए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है. ना अब हम होरास के बारे में बात करते हैं. तो उनका पूरा जो नाम है क्विंटस होराशियस फ्लेकस. ठीक है, क्विंटस होराशियस फ्लेकस. नाउ देखिए, ये एक रोमन लिरिक पोएट हैं, अगस्टस के टाइम के हैं. अगस्टस बेसिकली जूलियस सीजर थे ना, तो सीजर अगस्टस इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, सीजर अगस्टस. ठीक है, तो सीजर अगस्टस जूलियस अगस्टस के फादर थे. नाउ ये बात आप ध्यान में रखिए कि इनके टाइम ही जो है होरास अपने वर्क्स को लिख रहे थे. ठीक है ना, बहुत सारे फेमस ऐसे राइटर्स होते हैं ना जिनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है बट क्रिटिसाइज भी किया जाता है एट द सेम टाइम. तो जॉन ड्राइडन ने इनके लिए एक फ्रेज कहा था, अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव. ठीक है, अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव, ये ध्यान रखना है. और इस बेसिकली शॉर्शनस ने जो है लाइफ ऑफ होरास लिखा है, एक तरह की बायोग्राफी है. ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसे प्रोनाउंस करना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर फोकस करें, बट याद रखिए कि ऐसे कोई इंसान थे शॉर्शनस जो कि लाइफ ऑफ होरास लिखा था उन्होंने, एक बायोग्राफी है होरास पे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना. इन्होंने जो है होरास ने काफ़ी वर्क्स लिखे हैं, जैसे आर्ट्स पोएटिका हो गए, जिसको हम लोग द आर्ट ऑफ पोइट्री बोलेंगे. अब आप जब मैं जॉन ड्राइडन आपको बताऊंगी और भी राइटर्स में बताऊंगी, उनके क्रिटिकल वर्क्स बताऊंगी ना, तब थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ आर्ट्स पोएटिका और द पोइट्री, आर्ट ऑफ पोइट्री जो है ये ध्यान में रखना है कि ये वर्क होरास ने लिखा है. ठीक है ना, अब आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं. Ars Poetica has exercised a great influence in later ages on European literature, notably on French drama. French drama पे इनका बहुत जो है क्या बोलते हैं उसे, इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है. यूरोपियन लिटरेचर मतलब क्या, बहुत सारे लिटरेचर को कवर करते हैं वहाँ पे. ग्रीक हो गए, रोमन हो गए, फ्रेंच हो गए, बहुत सारे लिटरेचर को वहाँ पे कवर होती है. बट नोटेबली जो है फ्रेंच ड्रामा पे इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है. पहला तो आप समझिए कि मिडिल एजेस से है ये
पर्टिकुलर वर्क बहुत ज़्यादा वेल नोन है, बट रेनासा के टाइम पे ना और ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई लोगों के लिए इसे पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस इन्होंने दिए हैं। अब जो ये पोएम है वो हेक्सामीटर वर्स में है, एज एन एपिस्टल विच इज अ लेटर, ठीक है, एज अ लेटर फॉर्म में है। अब लेटर किसको इन्होंने लिखा है? लूशियस कैल्पुनियस पिसो, ठीक है, एंड उनके 2 बेटे हैं, हिज 2 सन्स, एंड इज समटाइम्स रेफर टू एज द एपिस्टुला एड पिसोनिस और एपिस्टल टू द पिसोस। इस तरह से जो है इसे रेफर किया जाता है। तो ये जो नाम है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, ये ध्यान में रखना है। और किसे इन्होंने ना क्या है, एज एन एपिस्टल, एज अ लेटर किसको इन्होंने लिखा है वो भी आपको ध्यान देना है कि लूशियस कैल्पुनियस पिसो को लिखा है, उनके और उनके 2 बेटों को। नाउ आर्स पोएटिका जो है क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिक में एक क्विंटिलियन थे, एक क्रिटिक थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जब हम बात करेंगे तो क्विंटिलियन, उनका एक वर्क है इंस्टीशियो ओराटोरिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्क में आर्स पोएटिका को सबसे पहले जो है मेंशन किया गया था। हम पढ़ेंगे क्विंटिलियन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पता कर सकते हो कि क्या चीज़ें उन्होंने की है ना। आर्स पोएटिका में 476 लाइन्स है, जो कि आपको याद रखनी है कि कितनी लाइन्स है, और 30 मैक्सिम्स है, कम से कम 30 मैक्सिम्स है फॉर यंग पोएट्स। ऑफ कोर्स उन्होंने यंग पोएट्स को सजेस्ट किया है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू हैव अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, ओके। तो 30 मैक्सिम्स है, नियरली 30 मैक्सिम्स है, इट्स नॉट डिसाइडेड ना। 476 लाइन्स है पूरी टोटल। अब आप समझिए कि क्या क्या पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आपको क्या करना है पोएट्स के सजेशंस को लेके ना। सबसे पहला उन्होंने कहा है इमिटेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। दोनों के बीच उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी ग्रेट पोएट को इमिटेट करते हो, ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बना के चलना है, इंस्ट्रक्टिंग एंड एंटरटेनिंग द ऑडियंस, दोनों के बीच में आपको सिखाना भी है और एंटरटेन भी करना है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करती है ना, और बहुत अच्छे से जो है आपको हंसाती भी है, आपको बहुत मज़ा भी करवाती है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप इमिटेट करो, ग्रेट पोएट्स को आपको इमिटेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा इंस्ट्रक्टिंग एंड एंटरटेनिंग दी ऑडियंस में एक बैलेंस बना के चलो, ठीक है। मूविंग ऑन, यूनिटी एंड कोहेरेंस, उन्होंने कहा दैट ही सजेस्ट दैट अ पोएम शुड हैव अ यूनिफाइड थीम एंड शुड नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स सेंट्रल आइडिया। अब आप किसी वर्क को, जैसे उन्होंने बोला है ना, एक पीस ऑफ वर्क है, एक सेल्फ हेल्प बुक है, स्टार्ट विद वाई, क्यों ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा है दैट आप हमेशा याद रखो कि आपका सेंट्रल आइडिया वर्क को लिखने का क्या है, और पूरी जो वर्क है आपको उसी के अराउंड रिवॉल्व करानी है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको शिफ्ट हो जाना है, आप पूरी जो स्टोरी रीडर पढ़ रहा है तो कहीं इधर कभी लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही कंपेयर्स इट टू अ पेंटिंग और अ स्कल्पचर, उन्होंने पेंटिंग और स्कल्पचर से जो है कंपेयर किया है पोएम को, ठीक है। ही फेमसली स्टेट्स इन पोइट्री मेनी वर्ड्स फ्यू वर्ड्स वर्चुअली ऑल थिंग्स लाई इन द स्किल ऑफ वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स। In poetry, many words, few words, virtually all things lie in the skill of the words. ये ध्यान रखना है, पूरी जो लाइन है आपको इसमें समझाने का कुछ ऐसा नहीं है। You're very smart to understand this. Now समझिए कि मीडिया रेस के बारे में इन्होंने क्या कहा। मीडिया रेस होता क्या है? आपने कभी ये जवानी है दीवानी देखी होगी ना, बहुत तो फेमस ही थी। आई डोंट लाइक द मूवी बट ठीक है, मैंने देखी है। तो उसमें क्या है ना, जब नैना शुरू में जब उसकी इंट्रोडक्शन होती है तो बहुत सारी मेमोरीज जो है, पिक्चर्स वगैरह वो देखती है। बेसिकली आधी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं कह पाई, तो वहाँ आधी जो स्टोरी है पहले की बाद में आपको दिखाई जाती है। मतलब आपकी जो पूरी स्टोरी है वो बीच से शुरू हो रही है। तो इन्होंने कहा जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो तो यू शुड स्टार्ट विद इन मीडिया रेस, मीडिया रेस में शुरू करनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को हमेशा ना एक इंटरेस्ट बना रहे कि स्टोरी में पहले क्या हो गया, कैरेक्टर की पास्ट लाइफ कैसी थी, फ्यूचर कैसी है रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है होती है। नाउ थिंग्स टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन एंड देन प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थ्रू फ्लैशबैक्स और नरेशन।
स्टोरी बता के या फ्लैशबैक्स में जो है पिछली जो स्टोरी है वो कवर करते हैं। थर्ड हो गई ना, थर्ड, अवॉइड प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी बेसिकली क्या होता है, उन्होंने कहा कि आप प्रिसाइज वे में लिखो, ठीक है, कंसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को लिखो। क्योंकि क्या होता है, जब आप अननेसेसरी डिटेल्स डालते हो ना, अननेसेसरी डिटेल्स डालने से क्या हो जाता है कि वो पीस ऑफ आर्ट का वैल्यू कम होता है। आपको बहुत, जब आप लिखते होगे ना, अगर किसी को पसंद होगा लिखना, तो आप लॉन्ग में लिखते होगे, लंबे लंबे सेंटेंसेस में और लंबे लंबे पैसेजेस में, तो समटाइम्स पीपल सजेस्ट कि आप ना शॉर्ट में लिखो, ठीक है, कंसाइज लिखो। तो होरास का भी ये कहना था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देन पोइटिक लाइसेंस। सी, पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? पोइटिक लाइसेंस बेसिकली पोएट्स को अलाउ करती है कि आप जो है ना अपने हिसाब से रूल को बेंड कर सकते हो। जैसे मानना जाता है कि उन्होंने कहा आपको कभी भी जो है डिटेल, अननेसेसरी डिटेल नहीं डालना चाहिए, आपको प्रिसाइज होना चाहिए। लेकिन होरास ने ये भी कहा कि अपने हिसाब से थोड़ी बेंड कर सकते हो आप रूल्स को, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा एब्जर्ड लगे, चीज़ें बहुत बेकार लगने लगे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है आपको। He is only suggesting कि it's all about a work of art and you should make it good. थोड़ा अगर रूल्स भी चेंज करना पड़े तो आपको करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। नाउ कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर क्या है? देखिए, आपने हैरी पॉटर देखा होगा, आपने बहुत सारे हातिम देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान देखा होगा, तो पूरी स्टोरी में जो है कैरेक्टर जो है सेम मेंटालिटी, माइंडसेट लेके चलता है ना। तो कैरेक्टर्स इन अ पोएम शुड बिहेव कंसिस्टेंटली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, है ना। तो उसको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मेरा नेचर क्या है और उसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है चलनी भी है। ऐसा नहीं कि बार बार जो है आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कह कुछ और रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हातिम अगर कह रहे होते हैं दैट ओके मैं 7 सवालों के जवाब ढूंढूंगा, अब ढूंढते ढूंढते जो है वो 3 सवालों में ही रुक जाते, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते ना। अगर वो एक आइडियल वाइसेस लेके चल रहे हैं, और सॉरी वर्च्यूज लेके जो चल रहे हैं, अगर वो अचानक से वाइसेस की ओर टर्न हो जाते हैं, अगर वो जो मेन विलन था उसके अगेंस्ट अगर वो टर्न हो जाते ना, तो पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर देता कैरेक्टर को। तो इससे अच्छा है कि आप वर्च्यूज को लेके चलिए। अगर आप वर्च्यू को लेके चल रहे हैं, आप वाइस को लेके चल रहे हैं, तो वाइसेस को लेके चलिए। तो क्या है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कैरेक्टर की। नाउ पोएट्री इज डुअल रोल। अब इसको पहले भी इन्होंने कहा है, एक टर्म भी दिया है, वो आपके जो है अगले स्लाइड में आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा पोइट्री का हमेशा काम होता है डिलाइट करना और टीच करना, दोनों। बहुत सारे राइटर्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं सिर्फ टीच करना है, कुछ कहेंगे नहीं सिर्फ डिलाइट करना है, बट ही सेड both the works are important and poetry should both delight and teach, combining aesthetic pleasure with moral insight. अभी की जो सिनेमा है ये जो है बहुत सारी मूवीज जो होती है एब्जर्ड होती है, अननेसेसरी चीज़ें होती है, सिखाने की कोशिश नहीं होती, बट बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो इंटरटेन करते हैं और सिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू होरास इट्स इम्पॉर्टेंट ना। ओके, ना वेराइटी एंड ओरिजिनलिटी। इन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने पहले के स्लाइड्स में कहा है ना दैट आप जो है ग्रेट पोइट्स को इमिटेट कर सकते हो, उन्होंने इनकरेज किया है ऑफ कोर्स, बट आप जो है ओरिजिनलिटी भी पकड़ के चलो, ओरिजिनलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि पोएट शुड ब्रिंग देयर ओन यूनिक पर्सपेक्टिव। हमेशा जैसे रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च तो बहुत, एक ही टॉपिक पे बहुत रिसर्चेस होते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको कुछ गैप ढूंढना है, ऐसा पर्सपेक्टिव जो पर्सपेक्टिव से लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ना। तो एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी भी लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका काम है ना। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी जो है, होरास एडवाइसेस यूजिंग सिंपल क्लियर लैंग्वेज एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय अ वाइड ऑडियंस। लेकिन उन्होंने और भी चीज़ें कही हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी भी होनी चाहिए। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि सजाने के लिए बस आपने कर दिया, समझ में आ ही नहीं रहा है बच्चे को या फिर रीडर को। तो हमेशा ऑडियंस को ध्यान में रख के करना है, दैट ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अवॉइड ड्यूज
ex machina, ये क्या है? He warns against using contrived solution to resolve plot conflicts such as introducing a sudden divine intervention. उन्होंने कहा, जैसे देखिएगा बहुत सारे वर्क्स में for example I don't remember, गॉड टू सी ग्रेट हो कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, जहाँ पे जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन जो होते हैं, डिवाइन पर्सनालिटीज, गॉड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, सडन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए हो और पूरी तरह से वो सॉल्व करें, ऐसा नहीं होना चाहिए. सच एज इंट्रोड्यूसिंग अ सडन डिवाइन इंटरवेंशन, सडनली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए. या तो आप पहले से ही बता दो कि हाँ, पहले से आपको पता था ना, गॉड टू सी ग्रेट हो जो मूवी है उसमें आपको हमेशा से पता था कि अमिताभ बच्चन इज गॉड, है ना? तो शुरू से वो उनको मेंशन कर रहे हैं, थोड़ी दूर आके, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट करके वो उन्हें जो है मेंशन कर रहे हैं. तो इन्होंने कहा है सडनली नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट आया भगवान ने सॉल्व कर दिया, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड डियूस एक्स मशीना. पर्पसफुल एंडिंग्स होनी चाहिए. ही सजेस्ट दैट अ पोएम्स एंडिंग शुड बी अप्रोप्रिएट, सेटिस्फाइंग एंड कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल टोन एंड थीम, ठीक है? एंडिंग जो है हमेशा आपको एक पर्पस के साथ ख़त्म करनी है, हमेशा अप्रोप्रिएट वे में करनी है, सेटिस्फाइंग लगना चाहिए. अब पूरी स्टोरी है, 7 सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, 3 में ख़त्म कर देंगे पूरी स्टोरी, तो कैसा लगेगा? अभी बड़े अच्छे लगते हैं जो सीरियल था ना, उसे अजीब तरह से ख़त्म किया है, तो इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग. ऑडियंस बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कह रही थी दैट इट इज़ नॉट गुड. जो है राम का भी जो कैरेक्टर है वो भी बहुत रियल नहीं दिख रहा है. इट्स लाइक कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सेटिस्फाइंग नहीं था ऑडियंस को. हो सकता है उनके पास रीज़न हो, बट उन्होंने ऐसे ही अब्रप्टली जो है ख़त्म कर दिया. नाउ कुछ ऐसे टर्म्स थे जो इन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे मीडिया रेस आपको बता दिया मैंने कि मिडल से चीज़ें शुरू होती है. एट वो जो है फ्रॉम द बिगनिंग, इन्होंने कहा जब भी आप फ्रॉम द बिगनिंग शुरू से सब कुछ बताने लगते हो ना, तो ऑडियंस जो है अपना इंटरेस्ट खो देती है, ठीक है? उन्होंने लेडा मिथोलॉजी की एग्जाम्पल दी है, जहाँ पे स्वॉन की एक स्टोरी है और बेसिकली रेप के बारे में थोड़ा मेंशन है. आप पढ़ोगे तो you'll get to understand that. Okay, now क्वांडोको बोनस टॉमिटाट होमरस, ठीक है? इन्होंने बोला है, ये एक टर्म दिया है, उन्होंने कहा कि समटाइम्स इवन गुड होमर्स नॉट सॉल्व, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि होमर है तो कुछ गलत नहीं कर सकते, कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ, इट्स ओके, ठीक है? होमर्स, इलियाड एंड ओडिसी का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस पर्टिकुलर टर्म के साथ कि चलिए ठीक है, बहुत सारी, मान लीजिए कि कोई बहुत ग्रेट राइटर है, आप बहुत ग्रेट राइटर हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स आर अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समटाइम्स इवन गुड होमर्स नोट्स ऑफ. नाउ यूथ पिक्चुरा पोइसेस एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री, पोइट्री एज इन पेंटिंग सो इज पोइट्री. आपको ये लाइन जो है ध्यान रखनी है कि इसका क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ डुल्का एट यूटिला, आई डोंट नो कैसे इसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने देखा भी नहीं कि इसे कैसे करते हैं. सर डुल्की एट यूटिली, जो भी है, इट्स साउंड्स सो वियर्ड. नाउ इसका मतलब बेसिकली स्वीट एंड यूजफुल होता है, जिसको उन्होंने पहले बोला ना कि आप इंस्ट्रक्शन भी दो और डिलाइट भी करो, मतलब स्वीट भी रखो और आपको ऐसे यूज़फुल भी रखना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूज़फुल बना रहे हो, इंटरटेनिंग नहीं बना रहे हो, इंटरटेनिंग बना रहे हो तो सिर्फ यूज़फुल नहीं बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म दिया है जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप थोड़ा रिसर्च करके देखना, प्रोनाउंसिएशन देखना, विल गेट टू नो. नाउ कोट्स में 2 कोट्स आप ध्यान रखिए, ये दिस वन, व्हाट एवर एडवाइस यू गिव बी ब्रीफ. इन्होंने कहा ना, जब भी आप बोलते हो तो थोड़ा कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में कहो. इट इज़ नॉट इनफ फॉर पोएम्स टू बी ब्यूटिफुल, दे मस्ट बी अफेक्टिंग एंड मस्ट लीड द हार्ट ऑफ द हियरर एज द वेल. तो कोई भी जो भी मैंने पूरी चीज़ जो बताई, उसमें अगर कोटेशन में भी चीज़ें आएंगी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होरास ने कहा, डायरेक्ट, देयर इज नो इन बिटवीन, ठीक है? कोर्ट में बोले या फिर किसी तरह से भी वो बोले, आपको ध्यान में रखना है. नाउ कुछ अदर वर्क्स हैं जैसे ओथ्स, एपिस्टल्स, इपोथ्स, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हीं वर्क्स के वजह से फेमस हुए हैं. बट आर्ट्स पोइटिका पे बहुत क्वेश्चन पूछी गई है, तो हमें वो करना बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.
ऑल द वेरी बेस्ट।